भारत माता की जय। भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंच पर विराजमान धनबाद जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर सिंह जी, धनबाद के बहुत ही लोकप्रिय मेयर रहे, मेरे बड़े भाई के तरफ हमेशा स्नेह देने वाले श्रीमान शेखर अग्रवाल जी, हमारी बहन और झरिया विधानसभा से अभी अभी चुनाव लड़ी रागिनी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश के प्रवक्ता भाई सरोज सिंह जी, रामदेव मंडल जी, हमारे मित्र भाई संजय झा जी, योगेंद्र यादव जी, विष्णु भाई, मंच पर विराजमान हमारे छोटे भाई की तरफ हमेशा और इस कार्यक्रम के संचालक विक्रम शास्त्री जी, इस सभागार में मौजूद लगभग 40% लोगों का नाम मैं जरूर ले सकता हूँ, चाहे रणविजय जी हों, कमाल भाई हों, अशोक जी हैं, सुशील जी हैं, मुकेश जी हैं, राजकुमार जी हैं, पीछे प्रीतपाल भाई, उधर पूर्णा जी, उधर संदीप जी, मैं नाम लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे हमें हमारे बहुत प्रिय कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाई, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ऐतिहासिक। मैं आपके सिर्फ 20-25 मिनट चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि जो 20-25 मिनट आप मुझे देने वाले हैं उसमें कृपया अपने मोबाइल फोन बंद कर दें और कृपया शांति बनाए रखेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आज के कार्यक्रम की जो रचना की है उसका उद्देश्य जरूर पूरा होगा। कौन थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी? क्यों उनकी पूजा आराधना करते हैं हम? क्यों हम कहते हैं कि आजाद भारत के बाद यदि कोई पहला बलिदानी था इस देश के लिए जिन्होंने अपने आप को न्योछावर कर दिया तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे? क्यों हम कहते हैं कि आजाद भारत के बाद हिंदुत्व का अगर सबसे बड़ा कोई पुरोधा था, राष्ट्रवाद का कोई सबसे बड़ा पुरोधा था, वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के संबंध में हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आज ही के दिन 1901 में उनका जन्म हुआ और हम ये भी जानते हैं कि वो कुशाग्र बुद्धि के थे। हम वो भी जानते हैं कि अपने पढ़ाई के दरमियान कभी भी वो दूसरे दर्जे से पास नहीं, वो हमेशा क्लास में अव्वल रहते थे। कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति, एक विद्वान बैरिस्टर, अल्प आयु में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर रहा, उसके अंदर भारत माता को सेवा करने की जो अटूट इच्छा शक्ति थी वो वर्णन से परे। बहनों भाइयों, मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं आजादी के आसपास चलिए, 1947 के आसपास चलिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, शेखर भैया ने ठीक ही कहा कि वो तो सत्ता को ठोकर मारकर, लात मारकर प्रतिपक्ष की राजनीति करने लगे। भैया थोड़ा मोबाइल पे बात मत करिए ना, मैं तो 20-25 मिनट मांगा आपसे। शेखर भैया ने ठीक ही कहा कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे उन्होंने सत्ता को लात मारकर, ठोकर मारकर और संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। आज जो बंगाल है ना, ये अगर बंगाल बचा है तो वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चलते बचा है।
बंगाल पूरी तरह पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो जाए। पंडित नेहरू ने तो मान लिया था, कांग्रेस ने तो चाह ही लिया था कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था। वो चाहते थे ये किन प्रकार में चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए। एक न सुनी, किसी की एक नहीं सुन रहे थे वो। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अंदर भारत माता के प्रति जो दर्द था, बंगाल के प्रति जो प्रेम था, उन्होंने संकल्प ले लिया, शपथ ले लिया और एक वायुमंडल का निर्माण किया। तब जाकर यह बंगाल का यह भाग बचा है, जो बंगाल बचा है। और मुझे लगता है कि उसमें जो धनबाद से सटा हुआ इलाका, जो मानभूम, जो पुराने लोग हैं जानते होंगे, पता नहीं ये भी बांग्लादेश का ही हिस्सा होता अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नहीं होते। बहनों भाइयों, हम बड़े ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वप्न दृष्टा था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक की बात करता था, जो आसाम से लेकर कच्छ गुजरात तक एक की बात करता था। जैसे पूरी दुनिया में 150 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, पूरी दुनिया में 150 करोड़ आबादी के आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों शुभचिंतकों के, करोड़ों कार्यकर्ताओं के, राष्ट्रवाद की गंगा में गोता लगाने वाले करोड़ों लोगों के, करोड़ों नौजवानों के, करोड़ों माताओं बहनों के यदि कोई आराध्य है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने गर्व के साथ पंडित नेहरू से इनका विरोध क्यों हुआ? हालांकि आज तो हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते लड़ते व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने लगते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का है तो व्यक्तिगत लड़ाई को उतरते हैं, लेकिन पंडित नेहरू से विचारधारा की लड़ाई के बाद भी किसी मुद्दे पर पंडित नेहरू की तारीफ भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी करते थे, मैं गर्व के साथ कहता हूं। लेकिन पंडित जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कभी स्वीकार ही नहीं किया। इसलिए स्वीकार नहीं किया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमेशा मुखर होकर हिंदू समाज की चिंतन करते थे, हिंदू समाज की रक्षा की बात करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू समाज को आगे बढ़ाने की बात करते थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लगता था कि देश की आजादी के बाद शुरू से ही कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करने लग गई, ऐसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लगता था। जिस धारा 370 की चर्चा अभी पूर्व के किन्हीं वक्ता ने, शायद शेखर भैया ने किया या सरोज जी ने किया, मैं उसकी भी चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन थोड़ी पृष्ठभूमि में आपको लेकर जाना चाहता हूं कि 1947 में देश के प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में जो व्यक्ति भारत माता की सेवा कर रहा, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति का निर्माण हो गया कि उसे मंत्री पद की कुर्सी को ठोकर मारनी पड़ गई? जब उनको लगने लग गया कि पंडित नेहरू की जो कश्मीर नीति है उसके चलते कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर हमारे भारत से अलग हो जाए, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लगने लग गया, सरदार पटेल ने तो कहा था कि पंडित जी आप पूरे देश की जो 600 लगभग रियासत है, उन 600 के 600 रियासत की जवाबदेही गृह मंत्री के नाते अगर मैं संभाल रहा हूं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जो बार बार कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते हैं, वो जनमत संग्रह की बात ना करें। इससे दुनिया भर में गलत संदेश जाएगा, गलत मैसेज जाएगा पंडित जी। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये जो कश्मीर की नीति है उसको ठीक करिए, और नहीं तो अगर आपको कोई धर्म संकट है तो कश्मीर को भी हमारे हवाले करिए, मैं भी इसको देख लूंगा। लेकिन पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी चलने नहीं, और जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लगने लग गया कि पंडित नेहरू के चलते हमारा कश्मीर बचेगा नहीं, हमारा हो जाएगा, 300 धारा 370 और 35 ये लागू कराया सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में।
समाप्त होना चाहिए, वो माने नहीं। बहनों भाइयों, धारा 370 के संबंध में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, मैं भी थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहता हूं, हो सकता है कुछ नई बातें आपको मिल जाए सुनने। क्या था धारा 370? धारा 370 इस देश को जम्मू कश्मीर से अलग करता है। धारा 370 के तहत इस देश का विधान अलग है और जम्मू कश्मीर का विधान अलग है। धारा 370 के चलते इस देश का प्रधान अलग हो जाता था और जम्मू कश्मीर का प्रधान अलग हो जाता था। धारा 370 के चलते इस देश का निशान अलग और जम्मू कश्मीर का निशान अलग हो जाता। कैसे होता था मैं आपके जहन में डाल, यही तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये नारा दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि आजाद भारत के बाद से ही इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उर्दू में वजीर आजम कहलाते हैं। इस देश के जो तमाम राज्य हैं वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो वजीर आला कहलाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है आजादी के बाद 1947 के बाद से ही वो भी अपने आप को वजीर आजम ही कहता था। अब आप ही बताइए कि इस देश में दो प्रधान हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बताइए। समाप्त होना चाहिए, ये अलगाव पैदा करता है। अब वहां का कानून अलग है, हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे पहले। वहां के लोग भारत के किसी कोने में जमीन खरीद सकते थे, बच सकते थे, लेकिन हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते। जम्मू कश्मीर की यदि कोई बेटी, यदि कोई बहन ने भारत के किसी कोने में अगर शादी कर लिया, ब्याह कर लिया, तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता से वो स्वतः बर्खास्त कर दी जाती। उनके सारे हुक और जो हुकूक हैं वो सारे समाप्त हो जाते, अधिकार से वो वंचित हो जाते। लेकिन वही बेटी, वही बहन यदि पाकिस्तान में शादी कर ले, यदि पाक अधिकृत कश्मीर में जाकर शादी कर ले, तो उसकी नागरिकता स्वतः बाहर रहती थी, उसको कोई परेशानी नहीं। मित्रों, बहनों, भाइयों, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो अलगाववादी प्रवृत्ति के लोग जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने अपनी बेटियों की शादी, अपनी बहनों की शादी पाक अधिकृत कश्मीर में करना शुरू कर दिया। और इसके आड़ में जो आतंकवादी, उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर में आकर वहां की बेटी बहनों से शादी करके और एक रिश्ता अपना लिया, यहाँ की नागरिकता लेने लग गए। और पहले वो आकर पथराव करने लग गए, बाद में AK-47 और ग्रेनेड उठाकर भारत माता की कलेजे को छलनी करने का काम करने लग गए। आप ही बताइए, धारा 370 समाप्त होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? तो भाइयों, निशान भी दोनों अलग था। 2015 में मैं श्रीनगर गया था, विधानसभा में एस्टिमेट कमेटी का मैं चेयरमैन था और इस नाते हमारी कमेटी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर थी। तो मैंने देखा कि जितने भी सरकारी भवन हैं वहां काला, पीला, हरा, कई रंग का कोई अलग ध्वज फहरा रहा है। तो मैंने कहा, पूछा हमारे सुरक्षा में जो लोग थे, मैंने उनसे पूछा, मेरे सुरक्षा गार्ड से जो जम्मू कश्मीर सरकार ने दिया कि भाई ये बताओ, ये भवन में क्या है, निशान कौन सा है? कहा ये हमारे जम्मू कश्मीर का झंडा है। मैंने कहा यहाँ तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता? कहा नहीं साहब, वो आपके हिंदुस्तान में फहराया जाता है, हमारे यहाँ तो यही झंडा फहराया जाता। रोकते खड़े हो गए, कलेजा फटने लग गया। पहले लगा क्या हम उसी भारत के वासी हैं, हिंदुस्तान जिसके लिए सरदार भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा था, चंद्रशेखर आजाद ने कनपट्टी पर गोली मारी थी, बहन चेन्नम्मा ने शहीदी झेली थी, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने शहीदी झेली थी, अशफाकुल्लाह ने फांसी का फंदा चूमा था, हजारों हजार लोगों ने कुर्बानियां दी थी। आज लगभग 60, 65 साल, 70 साल बाद भी हमारा देश एक नहीं हो। आप ही बताइए कि अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान का नारा देकर कोई अपराध तो नहीं किया?
धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, भाई अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यह देश ऋणी है। याद करिए 5 अगस्त 2019 की उस घटना को याद करिए, जब 5 अगस्त 2019 का वो दिन, जब इस देश की जो 125 करोड़ आबादी है उसका सीना गर्व से मोदी जी ने सबका सीना 56 इंच का कर दिया। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस दिन मैं संसद में मौजूद था और मैं अपने एमपी साहब का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने मुझे स्टील प्लांट के अपने स्टील मिनिस्टर से वार्ता करने के लिए किसी विषय पर दिल्ली बुलाया, लेकिन वहां पर संसद के सत्र जब अनिश्चितकालीन बढ़ाए जा रहे थे तो सबको कुछ ना कुछ लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है, चाहे धारा 370 समाप्त होने वाला है या राम मंदिर पर ऑर्डिनेंस आने वाला है। तो सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था, आपके मन में भी चल रहा होगा, चल रहा था कि नहीं चल रहा था। तो मैंने अपने एमपी साहब को कहा कि सर, संयोग से हम दिल्ली में हैं, हमारा भी जरा पास बनवा दीजिए। तो विधायक होने के नाते हम लोग को थोड़ी यह आजादी है कि हम लोग जितनी मर्जी उतने देर रह सकते, दर्शक दीर्घा में। तो उन्होंने मेरा पास बनवाया और मैं फिर दोनों दिन सदन में मौजूद रहा, दिन भर रहा। और जिस समय भाई अमित शाह ने धारा 370 और 35A का संकल्प किया समाप्त होने वाला, समाप्त करने जा रहे हैं, या जब संकल्प सदन की पटल पर रखा, सदन के पटल पर रखकर पढ़ा, तो सच कहता हूं बहनों भाइयों कि रोंगटे खड़े हो गए और कलेजा फड़फड़ाने लग गया, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही नारा कहते कहते बड़े हुए, जहां हुए बलिदान वह हमारा है और जो हमारा है वह सारे का भारत माता की जय। जो पुराने लोग हैं, सत्येंद्र भैया शायद अभी सभागार में मौजूद नहीं, पता नहीं अशोक जी भी शायद गए होंगे एकता यात्रा में, कई लोग 1992 में कई लोग यहाँ से भी गए होंगे, कई लोग गए होंगे। याद करिए उस दौर को जब कश्मीर के क्या हालात थे, लाल चौक पर तिरंगा झंडा जलाया जा रहा था। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने देश भर के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और कहा कि बड़ी संख्या में हमारे जो राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता है वो कश्मीर कुछ करें। 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर को कुछ कर गए। मुझे भी सौभाग्य मिला जाने, धनबाद जिले से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मित्र गए हुए। 3 दिनों तक हम लोगों को उधमपुर के आगे जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। हम लोग उधमपुर से वापस लौट गए। 3 दिन परेड ग्राउंड में हम लोग रहे और जब बोर होने लगे तो वहां के कार्यकर्ताओं से पूछा, कहा भैया कश्मीर के हालात इतने खराब क्यों हुए? कहा कांग्रेस ने किया। अगर आप हकीकत देखना चाहते हैं तो 10 किलोमीटर शहर के बाहर चले जाइए, मुट्ठी कैंप नाम है, और वहां पर जो कश्मीरी पंडित भाई हैं जो शरणार्थी के रूप में नरक का जीवन जी रहे हैं, जाकर उनकी स्थिति देखिए और जाकर उनसे बात करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस ने कश्मीर का कितना बेड़ा गर्क करने का काम किया है। बहनों भाइयों, जब हम इतने दूर से चलकर गए थे तो चल पड़े मुट्ठी कैंप को, और जब मुट्ठी कैंप गए, जब जाकर वहां नजदीक से देखा तो सच कह रहा हूं कि आंख से आंसुओं की धारा बहने लग गई और कलेजा फटने लग गया। बहनों भाई, हम लोगों ने देखा कि ऐसे ऐसे लोग जिनके 50-50 एकड़ में सेव के बगान, ऐसे ऐसे लोग जिनके 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ में सेव के बगान, ऐसे ऐसे कश्मीरी हिंदू पंडित जिनके 10-10 5-5 एकड़ में केसर की क्यारी, वो लोग 10 बाई 12 10 बाई 15 के टेंट में 8-8 10-10 लोग नरक की जीवन जी रहे। जब देखा हमने कि हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके अस्तन काट दिए कश्मीरी आतंकवादियों ने, उनके माथे पर पाकिस्तान जिंदाबाद का गोदना गोद दिया, वहां जाकर पता चला कि बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में हमारी जो कश्मीरी बहन बेटी हैं उनके साथ बलात्कार करने का काम किया आतंकवादियों ने, जो मुस्लिम आतंकवादी
कश्मीर के थे उन लोगों ने बड़ी संख्या में वहां से भगाने का काम किया और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर शरणार्थी का जीवन जीने लग गए। किसकी शासन थी, किसकी सत्ता थी, किसका सरकार था उस समय? जब आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो उसी कांग्रेस पार्टी का जो मुस्लिम परस्त पार्टी है, उसी कांग्रेस पार्टी का सरकार था, उसकी सत्ता थी। उसने कभी सूद नहीं किया। अगर उसके जगह, अगर हिंदू कश्मीरी पंडित के जगह, कहना नहीं चाहता हूं, जगह कोई अगर मुस्लिम समाज का 5-10 लोगों के ऊपर भी आफत आता तो पता नहीं क्या कर बैठती। बहनों भाइयों, आप ये बताइए, धारा 370 समाप्त होना चाहिए था कि नहीं होना? और जब धारा 300 समाप्त हो गया तो जो कांग्रेस पार्टी है वो बेचैन हो गई। वो बेचैन इसलिए हो गई क्योंकि धारा 370 तो इम्पोज इसी ने किया था, इसके पूर्वजों ने किया था। अब इसके नेता राहुल गांधी रोने लग गए। अब 7 समंदर पार से आई सोनिया मैडम भी रोने लगे, कहने लगे कि धारा 370 जब से भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया है तब से कश्मीर में आग लग गई है, कश्मीर जलने लग गया है। वहां का जो मुस्लिम समाज है उसके साथ दमन की नीति अपनाए हुए वहां तक की जो फौज है, भारत का जो फौज है। बहनों भाइयों, दुख इस बात का नहीं है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस प्रकार की बात कही। दुख इस बात का है कि जो बात राहुल गांधी ने कही, जो बात सोनिया मैडम ने कही, उस बात को कोर्ट जिनेवा में और संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का विदेश मंत्री जाकर कोर्ट करने लगा। यार, कश्मीर के हालात खराब हैं, ये कोई और नहीं बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं। ये कोर्ट किया उसने जाकर जिनेवा में कोर्ट करने का काम। अब आप ही बताइए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के दुश्मन हैं कि नहीं है? मैं आपके ऊपर चिंतन करके यहाँ से इस कार्यक्रम से जाना चाहता हूँ। धारा 370 समाप्त करके मोदी जी ने बहुत उपकार किया इस देश पर, बहुत उपकार किया। आजाद भारत के बाद लगभग 70 साल के बाद यह देश एक हो गया, अखंड रहा। इस अखंड भारत की परिकल्पना की थी लोगों ने। जब जनसंघ बना था, जब जनसंघ बनाया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, तो उन्हीं राष्ट्रवाद के सिद्धांत, उन्हीं राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर बनाया था, हिंदुत्व के रक्षा के लिए बनाया था। जब जनसंघ बनाया था तो उस समय भी कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 और 35 से समाप्त करेंगे। और जब जब हम चुनाव में जाने लग गए तब तक हम यही कहते थे, हर मैनिफेस्टो में बोलते थे, घोषणा पत्र में हमारे नेता कहते थे कि हम धारा 370 सत्ता में आएंगे तो जरूर समाप्त करेंगे। लेकिन दूसरे दल के लोग हंसते थे और कहते थे कि ये भाई जनसंघ के समय में जनसंघ के संबंध में उनके नेताओं पर हंसते थे, और भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हंसते थे और कहते थे कि ये सिर्फ नारा है, कभी भी धारा 370 समाप्त भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं सकती और राम मंदिर जीवन नहीं सकती। बहनों भाइयों, हम तो उस दिन का इंतजार करते थे। अटल जी ने क्या कहा? अटल जी ने तो यही कहा था कि हमारी बहुमत की सरकार नहीं है, जिस दिन हमारी बहुमत की सरकार बनेगी हम धारा 370 समाप्त करेंगे और राम मंदिर भी बनाकर रखेंगे अयोध्या में। ये बोला था अटल जी ने। उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारी पूरी बहुमत की सरकार पूरी ताकत से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, उस दिन धारा 370 भी समाप्त होगा और राम मंदिर भी हम बनाकर रहेंगे। आज गर्व के साथ कहता हूं कि मात्र साल भर का कालखंड मोदी जी का याद करिए। सिर्फ साल भर के कालखंड में मोदी जी ने हर वो काम कर दिया जो जनसंघ के घोषणा पत्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रेमचंद डोगरा, ये सब सारे हमारे विभूति जो थे वो घोषणा पत्र में दिया करते थे। आज बहुत गौरव के साथ कह रहा हूं, याद करिए उस क्षण को जब एक दौर था 87, 88, 89 का दौर, जब पूरे देश में अयोध्या से वो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक
रथ यात्रा, राम रथ यात्रा की गूंज सुनाई पड़ती थी। याद करिए उस दौर को जब रामशिला पूजन हम किया करते थे। और मैं समझता हूं कि शायद ही कोई वैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा होगा जिसने रामशिला पूजन में भाग नहीं लिया होगा और जिसने कार्य सेवा में अयोध्या जाने का काम नहीं किया होगा। याद करिए उस दौर क्या कहते थे हम तो यही कहते थे ना कि सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। सौगंध खाते थे कि नहीं खाते? और ये सौगंध सिर्फ मैंने नहीं खाया, ये सौगंध सिर्फ मोदी जी ने नहीं खाया, ये सौगंध अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने नहीं खाया था। ये सौगंध सिर्फ झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने नहीं खाया था, ये सौगंध धनबाद जिले के भी एक एक कार्यकर्ता मित्रों ने खाया था कि जिस दिन भी मौका मिलेगा सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज मोदी जी को पूरा धनबाद जिले के कार्यकर्ता को करतल ध्वनि के साथ धन्यवाद देना चाहिए। राम मंदिर बनने का जो सौगंध राम मंदिर में खाया था वो मार्ग हमारा प्रशस्त होने वाला है। आने वाले समय में किसी भी समय राम मंदिर, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बने और जो पूरी दुनिया में लगभग 150 करोड़ हिंदुओं की आबादी है उनका गर्व से मस्तक चौड़ा हो जाए, गर्व से सीना चौड़ा हो जाए, गर्व से माथा ऊंचा हो जाए, वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी के और जोगी जी के दोनों के देखरेख में अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। कई कार्य हुए हैं। समान नागरिकता कानून देखिए कैसे हमारी मुस्लिम बहनें खुली हवा में सांस लेने लग गई। अब उनके लिए कौन दोषी था? उनका शोषण कौन करता था? उनके अपने पति करते थे, उनका परिवार करता था। लेकिन मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि हमको यत्र नारी पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता के मार्ग पर चलते हैं। हमारे वेद उपनिषद, हमारे ग्रंथों ने तो हमें यही बताया है कि हमारी जो बहनें, हमारी जो बेटियां हैं वो देवी तुल्य हैं। हमको लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का रूप देखते हैं। और जब हिंदू बहन बेटियों में देखते हैं तो जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उसमें भी हम वही रूप देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सलाह दिया और हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वो भी खुली हवा में सांस लेने लग गई। सीएए कानून पर जिस तरीके से कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। यह हाय तौबा भी इसलिए मचाई है कि इससे भी जो हिंदू समाज के लोग जो चाहे पाकिस्तान में रह रहे हो, अफगानिस्तान में रह रहे हो, 71 के बाद बांग्लादेश में रह रहे हो, श्रीलंका में रह रहे हो, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उसमें चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हम ये अत्याचार होने नहीं देंगे। और भारत विश्व बंधुत्व की बात करता है और हम तो उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे। आज दुनिया का दारोगा अमेरिका है, लेकिन जिस तरह से भारत पूरे दुनिया में विशेष करके कोरोना जो वायरस का संक्रमण है उससे जूझने का काम कर रहा है, उसे लीड करने का काम कर रहा है, कोविड-19 से जिस तरह से उभरने का काम कर रहा है और पूरी दुनिया को एक दिशा देने का काम कर रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया का दारोगा अमेरिका नहीं होगा, दुनिया का दारोगा भारत होगा और मोदी जी उसकी दारोगाई करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला के आना चाहूंगा, वो दिन दूर नहीं है। एक साल के अंदर देश हमारा कितना मजबूत हुआ। अगर मजबूत हुआ तो इसी महामानव के बताए हुए रास्ते पर मजबूत हुआ है। जिस देश को मजबूत करने की बात कहे शहीद हो गए और उन्हीं की बात को आधार मानकर मोदी जी आगे बढ़े। इसी बीच पाकिस्तान घुसपैठ करा रहा है, उससे भी लोहा ले रहे मोदी जी। और चीन ने जिस तरह से सरोज भाई ने चर्चा किया कि चीन वापस हुआ है, तो जिस तरह से चीन भी घुसपैठ किया, हमारे 20-22 की संख्या में हमारे बहादुर जाबाज भारत माता के सब शहीद हुए, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। लेकिन मोदी जी ने पिछले दिनों मन की बात में साफ साफ कही है कि हमारे जो बहादुर सैनिक हैं वो ऐसे शहीद नहीं हुए बल्कि 50-55
संख्या में चाइनीज सैनिक को मारकर शहीद हुए। तो ये इच्छा शक्ति है। भारत आज बदल गया पूरी तरह से। पहले 5 साल का कालखंड और इस बार का जो 1 साल का कालखंड है, उसमें पूरे दुनिया को संदेश देने का काम किया कि पहले जब भारत के तरफ पाकिस्तानी गोलाबारी होती थी तो मनमोहन सिंह सोनिया मैडम से इजाजत लेते तो सोनिया मैडम कहती थी चुप हो जाओ, अभी गोली चलाने का समय नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित भाई शाह हैं, वो कहते हैं उधर से गोली चलती है, इधर से गोला दागो, सोचने की जरूरत नहीं है। ये अंतर हुआ है उस समय और आज के नेतृत्व वक्त में। भाइयों, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने मेरी बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुना है। और मैं आपसे विनती करता हूं कि हम जिनके वंशज हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन्होंने जो मार्ग दिखाया है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। हमारे शरीर के में जितने भी रक्त है, इसके आखिरी बूंद तक मां भारती की सेवा में हम अपने आप को समर्पित और न्यौछावर करने वाले लोग कोई है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, दूसरा कोई नहीं। जब भी पाकिस्तान अथवा चीन के बॉर्डर पर कोई गतिविधियां दुश्मन देश करता है तो अगर रोंगटे खड़े होते हैं, अगर कलेजा फड़फड़ाता है तो किसी कांग्रेसी और वामपंथी आरजेडी वालों का, झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों का कलेजा नहीं फड़फड़ाता। अगर कलेजा फड़फड़ाता है तो हमारे और आप जैसे राष्ट्रभक्तों का कलेजा। आदरणीय सतेंद्र भैया पहुंचे, मैं इनका स्वागत करता हूं। मैंने आपकी चर्चा की है कि 1992 की एकता यात्रा में सतेंद्र भैया भी गए होंगे, तो इसलिए मैं इस अवसर पर मंच की तरफ से इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत ही पुराने नेता कार्यकर्ता सतेंद्र भैया। और इसमें मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो राह दिखाया है, हम यहाँ पर थोड़े से कार्यकर्ता पहुंचे, प्रमुख कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हम अपने जो हमारे जो मित्र हैं, जो कार्यकर्ता बंधु हैं, जो नहीं आ पाए हैं, उन तक भी अपनी बात, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान की बात, मोदी जी ने कैसे धारा 370 समाप्त किया उसकी बात, कैसे राम मंदिर बनने वाला उसकी बात, कैसे मजबूत हो रहा है देश उसकी बात, उसकी चर्चा हम सब जरूर करें। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को याद रखेगी। मुझे गंभीरता पूर्वक आपने सुना, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद विशेष करके चंद्रशेखर जी और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छे कार्यक्रम कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक से सूचना दे रहा हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तो इसे मैं अपने फेसबुक पेज पर अभी अपलोड भी करूँगा। तो यदि कोई कार्यकर्ता अगर उस बात को सुनना चाहे तो हमारे फेसबुक पेज